हर हफ्ते बिग बॉस में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को फ्री में वोट करते हैं। पर क्या आपको पता है कि आपका वो फ्री वोट जियो के लिए सोने की खान है। मैं हूँ प्रियंका और आज हम उस गेम के बारे में बात करेंगे जो बिग बॉस के घर के बाहर खेला जाता है। एक ऐसा बिजनेस गेम जिसमें हर सीजन 1000 करोड़ से ज्यादा दांव पर लगे होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान को मिलते हैं 250 करोड़, स्पॉन्सर्स देते हैं 100 से 150 करोड़। लेकिन इस गेम का असली विनर कौन है? इस वीडियो में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कैसे कलर्स टीवी ने एक शो पर सबसे बड़ा दांव खेला, कंट्रोवर्सी और टीआरपी का असली बिजनेस कनेक्शन क्या है और कैसे आपका फ्री वोट जियो का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। ये कहानी शुरू होती है 2006 में एक ऐसे टीवी लैंडस्केप से जिसे सास बहू सीरियल्स डोमिनेट करते थे। उस वक्त एक कंट्रोवर्शियल ग्लोबल शो बिग ब्रदर को इंडिया में लाना एक बहुत बड़ा रिस्क था। ये शो यूके और यूएस जैसे देशों में ऑलरेडी अपने स्कैंडल्स के लिए बदनाम था। सोचिए, जिस देश में क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज कल्चर का हिस्सा था, वहाँ 24/7 अनजान लोगों को एक घर में बंद करके उनकी लाइफ दिखाना एक शॉकिंग कॉन्सेप्ट था। पहले सीजन को अरशद वारसी ने होस्ट किया, टीआरपी एवरेज थी। दूसरे सीजन में शिल्पा शेट्टी आई जो यूके का बिग ब्रदर जीत कर आई थी, उससे थोड़ी हाइप बनी। तीसरे में अमिताभ बच्चन जी आए, लेकिन शो अभी भी अपनी ऑडियंस ढूंढ रहा था और इस रिस्क को उठाया एक नए चैनल ने, कलर्स टीवी। वायाकॉम 18 का ये चैनल स्टार, जी और सोनी की मोनोपोली तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने इस शो पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। मल्टी करोड़ की लाइसेंस फी, 24/7 प्रोडक्शन और प्राइम टाइम स्लॉट। और फिर हुई सलमान खान की एंट्री। ये एक टर्निंग पॉइंट था। सलमान का वीकेंड का वार एक नेशनल इवेंट बन गया। वो शो के जज, जूरी और होस्ट बन गए, जिससे शो को एक सेंट्रल अथॉरिटी मिली। टीआरपी रेटिंग्स आसमान छूने लगी और जो एक रिस्की गैम्बल था वो कलर्स टीवी के लिए एक मनी मेकिंग मशीन बन गया। तो ये मशीन पैसा कैसे कमाती है? इसके 3 मेन इंजन हैं। पहला, टीवी एड सेल्स। बिग बॉस का प्राइम टाइम स्लॉट में 10 सेकेंड के एड के लिए ब्रांड 7 से 8 लाख रुपए तक देते हैं। हर एपिसोड में 20 से 25 मिनट का एड्स होते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि चैनल सिर्फ एक एपिसोड से करोड़ों रुपए कमाता है। ये सिर्फ नॉर्मल एड ब्रेक्स नहीं है, इनमें एल बैंड्स और एस्टन बैंड्स भी शामिल हैं जो शो चलते वक्त स्क्रीन के नीचे या साइड में दिखते हैं। इनके रेट्स अलग होते हैं और ये रेट्स हर हफ्ते बदलते हैं। अगर पिछले हफ्ते टीआरपी हाई थी तो अगले हफ्ते एड रेट्स और महंगे हो जाते हैं। दूसरा इंजन है प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स। ये इनविजिबल एड्स हैं। कॉन्टेस्टेंट्स जो नूडल्स खा रहे हैं जैसे चिंग्स सीक्रेट, जो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं जैसे एप्पी फीज, या जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो सब पेड है। किचन में रखा कॉफी मेकर हो या बेडरूम में रखा मैट्रेस, हर चीज एक ऐड है। और तीसरा सबसे बड़ा है स्पॉन्सर इंटीग्रेशंस। टाइटल स्पॉन्सर 100 से 150 करोड़ का नाम शो के साथ जुड़ जाता है। पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स 50 से 75 करोड़ स्पेसिफिक सेगमेंट्स को ओन करते हैं। इसको एक केस स्टडी से समझते हैं। मान लीजिए एक स्मार्टफोन ब्रांड स्पॉन्सर है। हम सिर्फ फोन नहीं देखते, कंटेस्टेंट्स को एक टास्क दिया जाता है जिसमें उन्हें उस फोन के कैमरे से एक शॉर्ट फिल्म बनानी होती है। जीतने वाले को स्पेशल पावर मिलती है। ये प्लेसमेंट नहीं, ये एक इंटरैक्टिव एड है जो प्रोडक्ट के फीचर को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। लेकिन ये स्पॉन्सर्स इतना पैसा क्यों देते हैं? सिर्फ एक चीज के लिए, टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। और बिग बॉस में टीआरपी का मतलब है ड्रामा। तो क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? इसका जवाब है ये प्रोड्यूस्ड है। शो के क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स और स्टोरी एडिटर्स का काम है नैरेटिव्स क्रिएट करना। वो कन्फेशन रूम फुटेज और सेलेक्टिव एडिटिंग का इस्तेमाल करके हीरो और विलेन का आर्क्स बनाते हैं। घर के अंदर अजीब रूल्स होते हैं। कोई घड़ी नहीं, बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं, लिमिटेड राशन। ये सब डेलिब्रेटली किया जाता है ताकि कंटेस्टेंट्स का मेंटल स्टेट स्ट्रेस्ड रहे, जिससे इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरली जनरेट हों। जब भी शो की टीआरपी मिड सीजन में गिरती है, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री लाई जाती है जिसका काम ही होता है नए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना। हर झगड़ा, हर कंट्रोवर्सी शो की सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़ाती है। एंगेजमेंट से टीआरपी बढ़ती है और टीआरपी से एड रेट्स। ये एक सिंपल बिजनेस कोरिलेशन है।
मोर ड्रामा इज इक्वल टू मोर मनी। सालों तक बिग बॉस टीआरपी और पेड एसएमएस वोटिंग पर चलता था, लेकिन पहले वूट और अब जियो सिनेमा के आने के बाद पूरा गेम बदल गया है। वायाकॉम 18 के अपने प्लेटफॉर्म वूट पर बिग बॉस का मकसद था प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वूट सेलेक्ट बेचना। गोल था डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, लेकिन जियो की एंट्री ने इस मॉडल को पलट दिया। जियो ने वायाकॉम 18 के साथ पार्टनरशिप करके डिजिटल राइट्स ले लिए। ये स्ट्रीमिंग वॉर्स में नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार के खिलाफ एक चेकमेट मूव था। अब आपसे वोट के लिए 2 रुपए नहीं लिए जाते। वोटिंग फ्री है, लेकिन क्यों? क्योंकि अब आपका पैसा नहीं, आपका डेटा प्रोडक्ट है। फ्री वोटिंग के लिए आपको जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। इससे जियो को क्या मिलता है? आपका नाम, फोन नंबर, लोकेशन, आपके व्यूइंग पैटर्न्स, मतलब आप कौन से फाइट्स री-वॉच करते हैं, और सेंटिमेंट्स एंड लिस्ट्स, यानी आप किस कंटेस्टेंट को पसंद या नापसंद करते हैं। ये डेटा उनके लिए करोड़ों का है। बिग बॉस जियो के लिए एक गेटवे ड्रग है। आप शो के लिए आते हैं और फिर उनके इकोसिस्टम में फंस जाते हैं। फ्री बिग बॉस के बाद आपको मूवीज, स्पोर्ट्स और दूसरे शोज सजेस्ट किए जाते हैं, और आखिर में जियो आपसे अपने दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे जियो फाइबर या जियो मोबाइल खरीदने की उम्मीद रखता है। ये है इंडिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम प्ले। लेकिन इस 1000 करोड़ की मशीन के अंदर जो इंसान है, उनका क्या? कंटेस्टेंट्स को एक वीकली फी मिलती है जो उनकी पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन उनका असली पेमेंट है एक्सपोजर, पोस्ट शो फेम। इस एक्सपोजर की कीमत उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखी होती है। इमेज राइट्स इन परपेचुइटी का मतलब है चैनल उनका फुटेज हमेशा के लिए किसी भी तरह यूज कर सकती है। शो छोड़ने पर भारी पेनल्टी, और वो शो के बारे में निगेटिवली नहीं बोल सकते। ये इस गेम का ह्यूमन कॉस्ट है, और असली प्राइस 50 लाख नहीं बल्कि पोस्ट शो इकोनॉमी है। एक टीवी एक्टर जो शो में एंटर करता है, उसके ब्रांड डील्स की वैल्यू X होती है। 100 दिन के नेशनल एक्सपोजर के बाद उसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग 10 गुना बढ़ जाती है, और उसकी ब्रांड डील वैल्यू भी। म्यूजिक वीडियो कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड इंडोर्समेंट, स्टोर ओपनिंग्स की अपीयरेंस फीस, और एक फुल टाइम इन्फ्लुएंसर करियर। ये पोस्ट शो इकोनॉमी एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। कॉन्टेस्टेंट्स शो से निकलते ही PR एजेंसीज और टैलेंट मैनेजर्स को साइन करते हैं। उनका एक रेट कार्ड बन जाता है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए इतना, एक स्टोर ओपनिंग के लिए इतना। जो पहले सिर्फ टीवी एक्टर थे वो अब डिजिटल क्रिएटर बन जाते हैं, और जो पहले से क्रिएटर थे उनकी ब्रांड वैल्यू 5 से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये शो उनके लिए एक करियर लॉन्च पैड है, जिसके लिए वो 100 दिन का मेंटल प्रेशर झेलने को तैयार रहते हैं। बिग बॉस ने सिर्फ कलर्स टीवी को नहीं, पूरी इंडियन रियलिटी टीवी इंडस्ट्री को बदल दिया। इसने एक फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट किया। बिग बॉस तमिल, तेलुगु, मराठी। इसने फैन वॉच, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इन्फ्लुएंसर कल्चर को एक नया लेवल दिया। शो ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कास्ट करना। एल्विश यादव, मुनव्वर फारूकी जैसे क्रिएटर्स को लाकर बिग बॉस उनकी रेडीमेड फैन आर्मीज को अपने प्लेटफॉर्म पर ले आता है। ये मेन स्ट्रीम टीवी और डिजिटल क्रिएटर वर्ल्ड का एक पावरफुल क्रॉसओवर है। लेकिन क्या ये हमेशा चलेगा? हर साल ऑडियंस फटीग का खतरा बढ़ता है। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं। ऐसे में बिग बॉस को जिंदा रहने के लिए हमेशा नए कंट्रोवर्सीज और रीवैम्प्स की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? बिग बॉस अब सिर्फ एक टीवी शो नहीं है, ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। ये एक ऐसी मशीन है जो इंसानी इमोशन को रिवेन्यू में बदलती है, और अब ये इंडिया के डिजिटल मार्केट पर कब्जा करने के लिए एक हथियार है। तो अगली बार जब आप वोट करें तो ये सोचिए, शो का असली विनर कौन है? घर के अंदर का कंटेस्टेंट या घर के बाहर बैठी हुई कंपनी जो आपका डेटा कलेक्ट कर रही है? द क्वेश्चन इज नॉट हु वन बिग बॉस, बट आर यू प्लेइंग जियो's गेम और जस्ट वॉचिंग इट? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए, और इसी और इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।